नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला आज आपके सामने अपनी स्वरचित कहानियों कविताओं के चैनल आत्ममंथन में हाजिर हुई हूँ और आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी का शीर्षक है बेटे का विश्वासघात। तो चलिए सुनते हैं कहानी बेटे का विश्वासघात। माँ, बस कुछ दिनों की ही तो बात है। मेरी खातिर तुम कुछ महीने और नौकरी कर लो। पाठक जी कह रहे थे कि वे बहुत जल्दी कोई दूसरी काम करने वाली ढूंढ लेंगे, तब तक आप यहीं काम करो। पाठक जी ने बुरे समय में हमारा साथ दिया है, अब उनके लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। मैं बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। मैं पाठक जी को मना नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी समझो माँ। मैं भी क्या करूं, मेरी कमाई ज़्यादा नहीं है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च मेरे अकेले की कमाई से पूरे नहीं होते, इसलिए मैं आपकी पैसों से मदद नहीं कर पाता। मैं शहर में रहना ही नहीं चाहता, पर बच्चों के कारण वहाँ रह रहा हूँ। इस छोटे से कस्बे में कोई अच्छा स्कूल नहीं है। बच्चों के भविष्य के लिए शहर में रहना मेरी मजबूरी है माँ। मैं आपको भी शहर ले चलता, पर क्या करूं, हमारा घर बहुत छोटा है, मेरी तनख्वाह भी बहुत कम है। मेरे मालिक ने मुझसे कहा है कि वे कुछ ही महीनों बाद मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे, तब मैं आपको अपने साथ शहर ले चलूँगा। अभी आप यहीं पाठक जी के घर रहकर उनके यहाँ काम कीजिए। यहाँ आपको रहने के लिए कमरा मिला है और पाठक जी आपको नौकरानी नहीं, घर का सदस्य समझते हैं। आप मेरी बात समझ रही हैं ना माँ? राजीव ने अपनी जबान में शहद घोलते हुए बहुत प्यार से अपनी माँ को समझाते हुए कहा, पर बेटा, अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। मेरे घुटनों में दर्द रहता है, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बिना काम किए मालिक से तनख्वाह लूँ। जब मालिक मुझे बिना पैसे काटे पूरी पगार देते हैं तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। इसीलिए मैं कह रही थी कि तू मुझे अपने साथ ले चले। मेरे जाने के बाद मालिक किसी और को काम पर रख लेंगे। सावित्री जी ने अपने बेटे राजीव से अपने मन की बात कही। माँ की बात सुनते ही राजीव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, माँ, आप मेरी बात समझती क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ कि कुछ महीनों तक आप यहाँ काम कर लो, उसके बाद मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगा। और एक आप है जो मेरी मजबूरी को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको अपने बेटे की नहीं, अपने मालिक की भावनाओं की ज़्यादा परवाह है। अपने बेटे का ऐसा रूप देखकर सावित्री जी स्तब्ध रह गईं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जो राजीव को इतना गुस्सा आ गया। वो आज तक काम करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करती आई है। बेटे की नौकरी लगने के बाद भी वो अपनी पूरी तनख्वाह उसे ही देती थी, लेकिन अब कुछ महीनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। इस बार जब बेटा उससे मिलने आया तो उसने अपने मन की बात कही कि राजीव उसे अपने साथ शहर ले कर चले। उसकी बात सुनकर राजीव पता नहीं क्यों भड़क गया। राजीव, तुम सावित्री बहन पर चिल्ला क्यों रहे हो? वो तुम्हारी माँ है, अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है? तभी वहाँ घर की मालकिन मिसेस पाठक ने आते हुए गुस्से में राजीव से कहा। मिसेस पाठक को अपने सामने देखकर राजीव घबरा गया। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर उसकी मनसा मिसेस पाठक जान गईं तो उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। चाची जी, अच्छा हुआ आप यहीं आ गई, मैं आपके ही पास आने वाला था। राजीव ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा। तुम मेरे पास क्यों आना चाहते थे? मिसेस पाठक ने राजीव को घूरते हुए पूछा। चाची जी, मैं माँ पर नाराज़ इसलिए हो रहा था कि माँ समय पर अपनी दवाइयाँ नहीं लेती, उनके घुटनों में दर्द रहता है, फिर भी वो कितनी लापरवाही करती हैं। इन्हीं की शिकायत करने मैं आपके पास आने वाला था। राजीव ने एक अच्छा बेटा बनने का दिखावा करते हुए कहा। हाँ, बात तो तेरी ठीक है, सावित्री बहन अपनी सेहत के प्रति बहुत लापरवाही करती हैं, ये बात मुझे पता है, मिसेस पाठक ने मुस्कुराते हुए कहा। वह राजीव की असलियत समझ ही नहीं पाई, जबकि सावित्री जी आश्चर्यचकित होकर राजीव को देख रही थी। राजीव ने तो उनकी दवाइयों के बारे में कुछ कहा ही नहीं था, वो तो उनको कुछ और महीनों यहाँ काम करने के लिए कह रहा था।
राजीव की नज़र जैसे ही अपनी माँ पर पड़ी वो घबरा गया। उसे डर था कहीं उसकी माँ मिसेस पाठक को बता न दें कि वो उनसे किस विषय में बात कर रहा था। इसीलिए राजीव ने जल्दी से बात का रुख बदलते हुए कहा, चाची जी अब आप ही बताइए, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? मैं तो माँ को अपने साथ शहर चलने के लिए कह रहा था, पर उन्होंने कहा वे आप लोगों को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती। मैंने उनकी बात मानते हुए उनसे कहा ठीक है आप यहीं रहें, मैं आपको अपने साथ चलने के लिए नहीं कहूँगा, पर अपना ध्यान रखिए। पर वे मुझसे कहने लगी तुम्हें मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरे मालकिन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। माँ की बातें सुनकर मुझे बुरा लगा, मैं उनका बेटा हूँ, उनकी तकलीफ़ देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और माँ मुझे पराया समझती हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, बस और कोई बात नहीं थी चाची जी। अच्छा तो ये बात है। अरे सावित्री, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तेरा बेटा तेरा कितना ख्याल रखता है। आजकल के बेटे तो बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, फिर कभी लौट कर आते ही नहीं। तेरा बेटा तो हर दूसरे तीसरे महीने तुझसे मिलने आता रहता है। तुम्हें तो खुशी खुशी उसके साथ चले जाना चाहिए और तुम बेटे के साथ जाने से मना कर रही हो। तो बेटे को गुस्सा तो आएगा ही, मिसेस पाठक ने मुस्कुराते हुए कहा। मिसेस पाठक की बात सुनकर राजीव घबरा गया कि कहीं उसका ही दांव उल्टा न पड़ जाए। अगर मिसेस पाठक की बातों में आकर माँ ने उनके सामने कह दिया कि वह उसके साथ शहर चलेंगी तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, उसके घर में कला मच जाएगी। यहाँ आते समय उसकी पत्नी ने उसे धमकाते हुए कहा था कि अगर वो अपनी माँ को यहाँ लेकर आया तो वह उसे छोड़कर मैके चली जाएगी। राजीव अपनी पत्नी को नाराज़ नहीं करना चाहता था, उसे भी अपनी माँ से कोई मतलब नहीं था, वो तो यहाँ उनकी तनख्वाह लेने आता था। उसने माँ के सामने ऐसा झूठा दिखावा किया कि उसकी तनख्वाह कम है, उतने में उसके घर का खर्च पूरा नहीं होता, इसलिए वो मजबूरी में उससे पैसे ले लेता है। माँ तो माँ होती है। सावित्री जी ममता में अंधी होकर अपनी पूरी तनख्वाह राजीव को दे देती थी, क्योंकि मिसेस पाठक के घर में उन्हें रहने की जगह, खाना कपड़ा सब मुफ्त में मिलता था, उनकी तनख्वाह बच जाती थी। राजीव ये बात अच्छी तरह से जानता था कि माँ के सामने अगर वो अपनी परेशानियों का रोना रोएगा तो माँ बिना कोई सवाल पूछे उसे पैसे दे देगी। इधर 2 बार से सावित्री जी ने राजीव से कहना शुरू किया था कि अब उनसे काम नहीं होता, इसलिए अब वह नौकरी छोड़कर उसके साथ रहना चाहती हैं। पर राजीव अपनी माँ को अपने साथ रखना नहीं चाहता था, उसे तो सिर्फ माँ की कमाई से मतलब था। माँ जिंदा रहे या मरे उसे कोई लेना देना नहीं था। मिसेस पाठक की बात खत्म होते ही राजीव ने चापलूसी भरे लहजे में कहा, चाची जी माँ सही कह रही थी, मुझे उन पर नाराज़ नहीं होना चाहिए था। वहाँ शहर में 1 कमरे का घर है, माँ को इतने बड़े बंगले में रहने की आदत है, वे उस छोटे से घर में कैसे रहेंगी। यहाँ माँ आपके साथ रहती हैं तो कितनी खुश रहती हैं। वहाँ शहर में कोई किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता, वहाँ अगल बगल माँ के साथ का कोई है भी नहीं, वहाँ माँ परेशान हो जाएंगी। मैं माँ की बात को समझ ही नहीं सका। माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं आपको साथ चलने के लिए नहीं कहूँगा। 1 साल बाद मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तब मैं किसी अच्छी कॉलोनी में बड़ा घर ले लूँगा जहाँ अच्छे लोग होंगे, पार्क होगा, तब मैं आपको अपने साथ चलने के लिए कहूँगा। राजीव की बातें सुनकर सावित्री जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो झूठ क्यों बोल रहा है। मैंने तो चलने के लिए मना नहीं किया और राजीव ने तो मुझे साथ चलने के लिए कहा भी नहीं, और अब मालकिन के सामने ऐसा जता रहा है कि वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता और मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा बेटा मुझे अपने साथ ले ही नहीं जाना चाहता, वो सिर्फ मुझे बहला रहा है, उसे मुझसे नहीं मेरे पैसों से मतलब है। फिर अचानक उनके मन ने कहा, नहीं नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, राजीव सच ही कह रहा है, वहाँ का खर्चा बहुत है, मैं भी अगर उसके साथ चली गई तो उस पर और भार पड़ जाएगा, मेरी तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, शहर में राजीव मुझे काम करने देगा नहीं, उसकी बदनामी होगी। मुझे अपने बेटे की बात को समझना चाहिए, उसे मेरी मदद की ज़रूरत है, मुझे मालकिन के सामने उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। सावित्री जी ने मन ही मन निर्णय लिया, तू ठीक कह रहा है राजीव, मेरा वहाँ 1 कमरे के घर में दम घुट जाएगा, मैं अभी यहीं रहूँगी, जब तू बड़ा घर ले लेना तब मैं तेरे साथ शहर आऊँगी। अभी मैं यहीं मालकिन के घर में काम करूँगी, मेरा मन भी लगा रहेगा और 4 पैसे भी हाथ में आएंगे। सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सावित्री, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम कहाँ तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं,
तुम ही कहती हो कि अब तुमसे काम नहीं हो पाता है, मैं कोई दूसरी कामवाली रख लूँ। अब तुम काम करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, मैं चल रही हूँ, तुम भी बेटे को विदा करके आ जाओ, पाठक जी के चाय का समय हो रहा है। मिसेस पाठक ने कहा और सावित्री के कमरे से बाहर निकल गईं। मिसेस पाठक के जाते ही राजीव ने सावित्री का हाथ पकड़कर चापलूसी करते हुए कहा, धन्यवाद माँ, आपने मुझे चाची जी के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। 1 साल की बात है, उसके बाद मैं आपको अपने साथ शहर ले चलूँगा। माँ, एक बात और कहनी थी, सोच रहा हूँ कहूँ कि नहीं। क्या कहना है, कहना। माँ से कैसा संकोच, सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ, अब 1 साल मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, मुझे कंपनी में ज़्यादा काम करना होगा, तभी मेरी तरक्की होगी, इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊँगा। मुझे पैसों की दिक्कत हो जाएगी। अगर आप चाहें तो मेरी ये परेशानी भी दूर कर सकती हैं, राजू ने बहुत ही मासूम बनते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में धूर्तता साफ दिखाई दे रही थी, जो सावित्री जी को नहीं दिखाई दी, क्योंकि उनकी आंखों पर तो ममता की पट्टी बंधी हुई थी। बता, मैं क्या करूं जिससे तेरी परेशानी दूर हो जाए, सावित्री जी ने राजीव के सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा। माँ, अगर आप पाठक चाचा जी से कह दें कि वे आपकी तनख्वाह मेरे अकाउंट में डाल दें तो मेरे पैसों की दिक्कत कम हो जाएगी। मैं कहना तो नहीं चाहता था, पर क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है माँ, राजीव ने संकोच का नाटक करते हुए कहा। अरे बेटा, इसमें संकोच करने की क्या बात है, मैं मालिक से कह दूंगी, वो तेरी तनख्वाह तुम्हारे अकाउंट में, मेरी तनख्वाह तेरे अकाउंट में जमा करवा देंगे, सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अपने बेटे की धूर्तता को समझ ही नहीं सकी। उसके बाद राजीव सावित्री जी से विदा लेकर के शहर चला गया। सावित्री अपने बेटे को जाते हुए देखती रही। राजीव जब शहर अपने घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी पत्नी ने घूरते हुए पूछा, तुम्हारी माँ तो नहीं आई? नहीं डार्लिंग, तुमने मना किया था तो मैं उन्हें कैसे लेकर आता। अब तो मुझे उनके पास जाना भी नहीं पड़ेगा, जाना भी नहीं पड़ेगा और पैसा भी मिल जाएगा, उनकी तनख्वाह मेरे अकाउंट में जमा हो जाएगी, ऐसी व्यवस्था करके आया हूँ, राजीव ने अपनी पत्नी को गले लगाते हुए कहा। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हारी अनपढ़ गंवार माँ के साथ नहीं रह सकती, मैं तो तुम्हें भी उनके पास नहीं जाने देती, लेकिन उनके पैसों के लिए मैं तुम्हें वहाँ जाने देती थी। अब ये समस्या भी खत्म हो गई, हमें बैठे बैठाए हर महीने पैसे मिलते रहेंगे, राजीव की पत्नी ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा। दूसरी तरफ सावित्री मिसेस पाठक के घर में काम करती रहीं। उनसे ज़्यादा काम नहीं होता था, फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करती। एक दिन वो चाय की ट्रे लेकर बाहर गार्डन में आ रही थी, तभी उन्हें चक्कर आया और उनके हाथ से चाय की ट्रे ज़मीन पर गिर गई। वो खुद भी गिरने वाली थीं कि मिसेस पाठक के बेटे ने उन्हें दौड़कर संभाल लिया। मिसेस पाठक का बेटा कल ही शहर से अपने माता पिता से मिलने घर आया था। उसने सावित्री को कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, सावित्री मौसी, जब आपसे अब काम होता नहीं है तो आप काम से छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? अब आपको आराम करना चाहिए, आप अपने बेटे के पास शहर चली जाइए। आप यहाँ रहेंगी तो बिना काम किए मानेंगी नहीं, आपका ज़मीर ये गवाही ही नहीं देगा कि आप हमारे घर में बिना काम किए रहें। हम सभी आपको अच्छी तरह जानते हैं। माँ, आप सावित्री मौसी को अब काम से रिटायर कर दीजिए और इनसे कहिए कि अपने बेटे के पास चली जाए, यहाँ रहेंगी तो बिना काम किए मानेगी नहीं। पवन, तुम ठीक कह रहे हो, राजीव आया था, उसने हमसे कहा कि शहर में वो बहुत छोटे घर में रहता है, वहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं है, उसकी तनख्वाह भी कम है, 1 साल बाद उसकी तरक्की हो जाएगी, तब वो बड़ा घर खरीद लेगा, तब सावित्री को लेकर जाएगा। 1 साल की बात है, उसके बाद सावित्री शहर अपने बेटे के पास चली जाएगी। 1 साल तक वो यहीं रहेगी, उससे जितना काम होगा करेगी, मैं कल ही एक दूसरी काम वाली रख लूँगी, मिसेस पाठक ने गंभीर लहजे में कहा। माँ, क्या आप लोगों से राजीव ने कहा कि वो एक कमरे के मकान में रहता है और उसे पैसों की दिक्कत है? पवन ने गंभीर लहजे में पूछा। हाँ पवन, अभी 1 महीने पहले ही तो राजीव यहाँ आया था, उसने मेरे सामने कहा कि वो बहुत छोटे से घर में रहता है, उसे तनख्वाह भी बहुत कम मिलती है, लेकिन तू ये बातें क्यों पूछ रहा है? मिसेस पाठक ने आश्चर्य से पूछा। माँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि राजीव ने सावित्री मौसी आपसे झूठ बोला है, वो शहर में बहुत अच्छी नौकरी करता है और 3 कमरों वाले घर में रहता है, वो जहाँ रहता है वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, उसकी सास भी उसके साथ रहती है, जब वो अपनी सास को अपने साथ रख सकता है तो अपनी माँ को क्यों नहीं रख सकता? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है।
पवन ने गंभीर लहजे में कहा। तू सच कह रहा है क्या? पर तुम्हें कैसे पता चला? मिसेस पाठक ने आश्चर्य से पूछा। माँ, मैं अपने एक दोस्त से मिलने उस कॉलोनी में गया था। वहाँ मैंने राजीव को देखा। मैं उसे आवाज़ देने ही वाला था कि वो आगे निकल गया। तब मेरे दोस्त ने पूछा, क्या मैं राजीव को जानता हूँ? तो मैंने बता दिया हाँ। तब मैंने अपने दोस्त से राजीव के बारे में जानकारी ली तो उसने बताया कि ये किसी बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है और यहाँ अपने परिवार के साथ रहता है। इसकी सास भी इनके साथ रहती है। पर राजीव की पत्नी बहुत अहंकारी और दुष्ट औरत है। आप लोग कह रही थी कि राजीव ने कहा कि वो छोटे से घर में रहता है, उसे पैसों की दिक्कत है, जबकि वो कार से चलता है। ये बात मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही पता चली है, इसलिए मैं कह रहा था कि अब सावित्री मौसी को आराम करना चाहिए। उनका बेटा अच्छा कमाता है, इनकी देखभाल करने में समर्थ है। पवन ने आश्चर्यचकित होकर कहा। पवन की बात सुनकर जहाँ मिसेस पाठक के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा, वहीं सावित्री की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उनके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई। सावित्री, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मिसेस पाठक ने पूछा। मालकिन, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। जिस बेटे को मैंने नौकरानी का काम करके पाला, पढ़ाया लिखाया, उस बेटे ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मुझसे झूठ बोला कि वो छोटे घर में रहता है, उसे पैसों की दिक्कत है, वो मुझे मिलने नहीं आया, वो यहाँ पैसे लेने आता था। इस बार उसने मुझसे कहा कि वो 1 साल तक यहाँ नहीं आएगा। मैं अपनी तनख्वाह मालिक से कहकर उसके अकाउंट में जमा करवा दिया करूँ। मालकिन, उस दिन वो मुझ पर गुस्सा इसलिए हो रहा था कि मैंने उससे कहा कि वो मुझे अपने साथ लेकर चले। वो मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहता। उसे मुझसे कोई लगाव नहीं है, उसे तो सिर्फ मेरे पैसों से लगाव है। सावित्री जी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा और फुट फुट कर रोने लगी। राजीव इतना नीचे गिर गया है? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, मिसेस पाठक ने गंभीर लहजे में कहा। माँ, राजीव अपने साथ सावित्री मौसी को शहर रखना ही नहीं चाहता, इसलिए उसने आप लोगों के सामने झूठी कहानी गढ़ी। पवन ने गंभीर लहजे में कहा। तुम ठीक कह रहे हो राजीव। पवन, राजीव को सावित्री से नहीं उसके पैसों से मतलब है। मैंने ऐसा एहसान फरामोश लड़का देखा ही नहीं। अब सावित्री क्या करेगी, कहाँ जाएगी? मिसेस पाठक ने नफरत भरे लहजे में कहा। मालकिन, मैं आपके घर के किसी कोने में पड़ी रहूँगी। मुझे यहाँ से जाने के लिए ना कहिएगा। मुझसे जितना काम हो पाएगा मैं करूँगी। मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, बस मुझे 2 वक्त की रोटी और तन ढकने के लिए 2 जोड़ी साड़ी चाहिए। इतना तो आप करेंगी, मुझे विश्वास है। सावित्री जी ने विनती करते हुए कहा। सावित्री, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ रहो। तुमने हमारी बहुत सेवा की है, लेकिन राजीव अब मेरे घर में नहीं आना चाहिए, मिसेस पाठक ने कठोर शब्दों में कहा। मालकिन, आज के बाद मैं खुद राजीव से कोई संबंध नहीं रखूंगी। मैं उसकी धूर्तता को समझ गई हूँ। आज के बाद मैं यही समझूंगी कि मेरा बेटा मेरे लिए मर गया है। मैं ऐसे स्वार्थी बेटे की माँ कहलाने से अच्छा बाँझ कहलाना ज़्यादा पसंद करूँगी, सावित्री जी ने कठोर शब्दों में कहा। तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन राजीव का था। उन्होंने फ़ोन उठाया। उधर से राजीव की आवाज़ सुनाई दी। माँ, क्या आपने चाचा जी से कहा नहीं कि वो आपकी तनख्वाह मेरे अकाउंट में जमा करा दें? अभी तक मेरे खाते में पैसा नहीं आया, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। राजीव, आज के बाद मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। तू समझ लेना, तेरी माँ मर गई। जहाँ तक रही पैसे भेजने की बात, अब मैंने खैरात देना बंद कर दिया है। वैसे तू अपने पैरों पर खड़ा है, मेरे पैसों की तुझे क्या ज़रूरत है? और ज़्यादा पैसों की दिक्कत हो तो अपनी सास से कहो, वो कमा कर देगी, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह रही है। जो तूने मेरे साथ किया वही कल को तेरी औलाद तेरे साथ करेगी। ये मेरी बद्दुआ है। एक माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। इतना कहकर सावित्री जी ने फ़ोन काट दिया और अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक कर तोड़ दिया, जिससे फिर उसके बेटे का फ़ोन उसके पास ना आए। अब वो अपने बेटे की आवाज़ भी नहीं सुनना चाहती थी। उधर राजीव के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखाई देने लगे। उसका झूठ पकड़ा गया था। अब वो किस मुंह से अपनी माँ के सामने जाएगा? क्या उसकी माँ कभी उसे क्षमा करेगी या नहीं, यही सोचकर वो परेशान था। उसका गुनाह क्षमा के काबिल नहीं था। रह रहकर उसे अपनी माँ की बद्दुआ याद आ रही थी। वो अंदर ही अंदर कांप गया। उसका भविष्य उसकी आंखों के आगे दिखाई दे रहा था। ये थी मेरी कहानी, बेटे का विश्वासघात। आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के ज़माने में ऐसा अक्सर देखा गया है, माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन स्वाहा कर देते हैं और बच्चे बाद में उन्हीं की अनदेखी करते हैं या उनकी उपेक्षा करते हैं। कहीं कहीं ऐसी भी स्थितियां हैं कि माएँ बच्चों के साथ गलत व्यवहार करती हैं, लेकिन ये स्थितियां कम हैं। ज़्यादातर बेटे बहू अपनी माँ के साथ गलत व्यवहार करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। जिस माँ बाप ने बच्चे को जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उन बच्चों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करना उनका धर्म है। अगर वो ऐसा करेंगे तो कल को उनकी औलाद भी उन्हीं के साथ ऐसा करेगी। लेकिन अब हमारे संस्कार को पता नहीं क्या होता जा रहा है। लोग अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने व्यवहार को छोड़ते जा रहे हैं और उनके अंदर लालच की भावना व्याप्त होती जा रही है। वो बिना कर्म किए सब कुछ पाना चाहते हैं, मान सम्मान, लेकिन ये सब मान सम्मान, पैसा, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए उन्हें अच्छे कर्म भी करना होता है। अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। ये थी मेरी कहानी। धन्यवाद।